नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अंजय गुरुकुल में आपका भरपूर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपकी पढ़ाई लिखाई से पता चल रहा है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसकी सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन इतना मैं और कहता हूँ कि मेरे भरोसे ही पूरी तरीके से मत बैठना, करंट अफेयर पढ़ते रहना। करंट अफेयर मैं बताऊंगा, लेकिन खुद से करंट अफेयर पढ़ते रहना। मैं मैराथन क्लास उसकी भी लेके आऊँगा, वहाँ कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। जो जो प्रश्न आ सकते हैं मैं उन्हीं उन्हीं प्रश्नों को लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई करना। मेरा वीडियो एक बार देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, उसके बाद अपनी जो बुक है, जो भी पढ़ना है आपको, वहाँ से पढ़ते रहो। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, उतनी ही ऊंचाई आपको मिलने वाली है, ये याद रखना। अभी भी टाइम है, लगभग 1 महीने का। अपने आप को किसी एक ऐसे कमरे में बंद कर लो, वहाँ से निकलना भी मत। खाना खाने के लिए माँ बुला रही है, खाना खा लो बेटा, खाना खा लो। ठीक है माता, रख दो, अभी आके खाता हूँ। कोई बुला रहा है, यार दोस्त बुला रहे हैं, चल 1 घंटा खेल के आते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है खेलने की, लग जाओ, मर जाओ उसी में, आखिरी सांस तक लड़ो। मौत इतना जल्दी आने वाली नहीं है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। बातें तो बाद में होती रहती हैं। पहला प्रश्न है, लावा से बनने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, बलुआ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। तो लावा से कौन सी मिट्टी बनती है? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पहले पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार का मुख होता है। ऐसा पृथ्वी में एक छिद्र होता है जिसके भीतर से गर्म लावा निकलता है। भस्म निकलते हैं, राख निकलते हैं, चूर्ण निकलते हैं, उस जो होल होता है उसी के माध्यम से। ठीक है, पृथ्वी के अंदर का जो गर्म पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। एक शब्द आता है ज्वालामुखी संघ। जब लावा बाहर निकलता है तो धीरे 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 लावा क्या होता है? पृथ्वी पर बिखरने लगता है। और जब पास का लावा बिखर जाता है तो पास का स्थान ऊंचा हो जाता है, फिर बाहर जाता है, फिर और दूर जाता है। शंक्वाकार आकृति होती है, इसी को कहते हैं लावा। मिश्रित लावा से बना शंकु धीरे धीरे पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। तो जब पर्वतों का, तो ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? यदि प्रश्न में पूछा जाता है तो बता देना। ज्वालामुखी द्वारा निश्रित जो पदार्थ होते हैं कि जमा हो जाने से शंक्वाकार आकृति का स्वरूप धारण होता है, वही स्वरूप क्या कहलाता है? शंकु, ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या था? लावा से बनने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, बलुआ मिट्टी या दोमट मिट्टी। यही हमारा प्रश्न था। प्रश्न बहुत सिंपल है, लावा से बनने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लावा से जो बनने वाली मिट्टी है, पहली चीज तो लावा एक परत के रूप में काफी कठोर होती है। लावा जब ठंडा होता है तो काफी कठोर रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, टूट फूट होती है। टूट फूट होने से छोटे छोटे कण बन जाते हैं, वही कण मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। सॉरी, जो कण वो मिट्टी का रूप धारण करते हैं वही मिट्टी बनती है। तो वो किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो वो काली मिट्टी होती है, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आपके ऑप्शन में रेगुर है तो उसे रेगुर या काली मिट्टी कहते हैं, जो कपास उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होती है। दूसरा प्रश्न आ चुका है, विश्व का काफी पोर्ट किसे कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है। विश्व का काफी पोर्ट मतलब जहां से काफी निर्यात आयात की जाती है, विश्व का काफी पोर्ट किसे कहा जाता है? तो विश्व का जो काफी पोर्ट है वो सेंटोस नामक स्थान, जो बंदरगाह है, उसी को विश्व का काफी पोर्ट कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? चिली को, वेनेजुएला को, अर्जेंटीना को या फिर मिस्र को? लिटिल वेनिस, तो ध्यान रखना, लिटिल वेनिस किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को लिटिल वेनिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? दोमट, बलुई, काली या लाल? तो आपके ऑप्शन है, तो जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है वो दोमट मृदा है। दोमट मृदा में हर एक चीज उत्पन्न की जा सकती है, लगभग लगभग।
विक्टोरिया झील कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? प्रश्न पांचवा है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना अगर पूछा जाता है। केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है, 3 राज्यों में, 3 देशों में। इसका जो प्रसार है बुरुंडी और रवांडा तक भी है, ध्यान रखना, ठीक है। पूरे तरीके से नहीं है, लेकिन बुरुंडी रवांडा में कुछ ना कुछ हिस्सा है इसका। इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। यह विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो प्रथम झील कौन सी है, इसको भी ध्यान रखो। सुपीरियर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो क्या है, सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। इसके साथ ही इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तीसरी सबसे बड़ी झील है। अब पहला कौन सा है, तो कैस्पियन सागर, दूसरा सुपीरियर और तीसरा जो है वो स्वयं विक्टोरिया झील है। सॉरी, बैक्टीरिया नहीं, विक्टोरिया झील है, ठीक है। श्वेत नील नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है, प्रश्न में आ सकता है। तो इसका उद्गम जो होता है वो भी विक्टोरिया झील से होता है। बैक्टीरिया। प्रश्न आ सकता है, विषुवत रेखा इस झील से होकर जाती है, विक्टोरिया झील से। अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी होगी? जब विषुवत रेखा गुजर रही है तो सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अपने उच्च स्तर के अद्वितीय जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है। तो यहां से कई सारे प्रश्न बन गए, आपको कहीं से भी प्रश्न पूछता है विक्टोरिया नाम की झील से, कोई दिक्कत नहीं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? रावी नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी या फिर गंगा नदी? सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है, इस बात का ध्यान रखना। इस परियोजना की अभिकल्पना जो हुई थी 1920 में अंग्रेजों के काल में हुई थी। प्रोजेक्ट की कार्यवाहिता जो है संबंधी अध्ययन 1951 में शुरू किया गया, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो किस नदी पर बनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है चिनाब नदी पर। इससे ज्यादा बड़ा प्रश्न यहां से आने वाला नहीं है, किस राज्य में या किस नदी पर। 7वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हरी चाय में भी हरी चाय की बागवानी की जाती है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर असम? हरी चाय की खेती कहां की जाती है, हरी चाय की बागवानी कहां की जाती है? चाय के बारे में देख लेते हैं जो भी प्रश्न आए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, तो प्रथम कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है तथा इसके बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। प्रथम स्थान चाय उत्पादन अगर पूछता है तो असम, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है वो दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना। स्थान भारत की बात है, भारत में तो स्थान याद रखना ही पड़ेगा। पूछ ले उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं है। भारत का दक्षिणी भाग में लगभग 17% उत्पादन होता है चाय का। जो इसमें जो प्रमुख राज्य हैं तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ पे जो चाय का उत्पादन होता है, भारत में कुल चाय उत्पादन का 17% भाग दक्षिण भारत भी अदा करता है। उनमें कौन कौन से राज्य हैं, तो राज्य तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक है। यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। प्रश्न खुद स्वयं बनाते चलो। भारत जो है दुनिया के शीर्ष चाय खपत करने वाले देशों में एक है, सबसे ज्यादा लगभग यहीं पे चाय की खपत होती है, जहां देश में उत्पादित चाय का 80% घरेलू आबादी द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। अब बताइए, विश्व में दूसरा स्थान रखता है भारत, लेकिन 80% उपयोग जो होता है वो भारत में ही होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है भारत का। भारत दुनिया में 5 शीर्ष निर्यातकों में से एक है, जो कुल निर्यात का लगभग 10% ही निर्यात कर पाता है, ध्यान रखना इस बात का। भारत दुनिया भर के 25 से अधिक देशों में चाय निर्यात करता है। रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन जैसे देश भारत से चाय के सबसे बड़े आयातकों में से भी हैं ये लोग।
ठीक है। ये लोग चाय भारत से आयात करते हैं। भारत के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार हैं काली चाय, नियमित चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, मसाला चाय, नींबू चाय। चाय के ये प्रकार हैं। इनमें से काली चाय, नियमित चाय और हरी चाय भारत से निर्यात की जाने वाली चाय का लगभग 80%, 16% और 5%। जो काली चाय है 80%, नियमित चाय 16 और हरी चाय 5% भारत से निर्यात की जाती है। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय को दुनिया में बेहतरीन चाय के रूप में भी माना जाता है। तो भारत में किस राज्य में हरी चाय की बागवानी होती है? तो हिमाचल प्रदेश, याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, डंकन मार्ग स्थित है म्यांमार और भारत के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। डंकन मार्ग ये एक संकरा मार्ग है, समुद्री मार्ग है, जहां से आने जाने का रास्ता है। तो डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। ध्यान रखना इस बात का। लगभग 48 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत ये पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। तो किसको किसको अलग कर रही है? रटलैंड को छोटे अंडमान या लिटिल अंडमान से। ठीक है। तो याद रखना, रटलैंड देता है या दक्षिणी अंडमान देता है। ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से या रटलैंड को लिटिल अंडमान से, दोनों याद रखना। ठीक है। प्रश्न कहीं से आ सकता है, ऑप्शन में जो होगा टिक कर देना। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य, 10 राज्य। मतलब समुद्र तट से सीमा बनाने वाले राज्यों को पूछ रहा है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं, मतलब उनके पास समुद्र तट है। इस बात की चर्चा इस प्रश्न में की जा रही है। ठीक है। तो इसका आप लोग उत्तर देना, मैं नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, देख लेना वहां से। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो किससे होकर नहीं गुजरती? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, बाकी सबसे होके गुजरती है। ठीक है। प्रश्न 11वां, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा? कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है? लगभग लगभग, मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत के बीचों बीच से सेम टू सेम जाती है, लगभग लगभग। तो कर्क रेखा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है, बताएंगे तो कमेंट जरूर करना प्लीज। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ठीक। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, गुजरती है, पूछ सकता नहीं गुजरती। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा काल, कैलेमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नारीमन पॉइंट। पहले चारों बिंदु का नाम याद कीजिए। चारों बिंदु के बाद अब पूछ रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, इसको भी याद रख लेना। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 14वां है, ग्रांड बैंक है हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ग्रांड बैंक, यहाँ पे 2 जलधाराएं मिलती हैं, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा, जिसके कारण यहाँ कुहासा सा बना रहता है। ठीक है। यहाँ कुहासा होने के कारण यहाँ पे छुपने की जगह है, इसीलिए मछलियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रांड बैंक। वहां पे मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पे है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। ये मछलियों का घर कहा जाता है इन ग्रांड बैंक को।
15वां प्रश्न है, सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, कनाडा, रूस, भारत। सोना उत्पादित करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश। तो साल 2022 के दौरान चीन दुनिया भर में सबसे ज्यादा 10.6% सोना उत्पादित किया था। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, जिसने दुनिया भर में सोना उत्पादन की हिस्सेदारी 10.3% थी। आ रहे हैं भारत पर भी। ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरे नंबर पे फिसल गया। पहले ऑस्ट्रेलिया टॉप पे हुआ करता था, लेकिन इस साल तीसरे नंबर पे आ गया। भारत में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ पे खाने हैं कोलार की खान, हट्टी की खान, ऊटी की खान जो है, यहाँ से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। भारत में करीब 1.6 टन सोने का जो उत्पादन होता है, और हर साल खपत कितना है? 774 टन सोने की खपत होती है, जबकि दुनिया में 3000 टन ही सोना निकाला जाता है। तो बताइए हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? हम लोग जाएंगे कहाँ? भारत नहीं गरीबी से जूझेगा तो और कौन जूझेगा? खाने को रोटी ना हो, लेकिन गले में सोने का चैन होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है। याद रखना इसको। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बरौनी है कहाँ? ट्रेन भी चलती है तुम्हारे यहाँ प्रयागराज से। तो जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे, हाँ ये चीज याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो जामनगर रिफाइनरी है। इसमें 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कुल क्षमता है। रिफाइनरी परिषद भारत के गुजरात के जामनगर में स्थित है। तो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो कहाँ पे है? प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो बता रहा हूं लिखते जाना, इसका स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है। तो स्क्रीनशॉट के बजाय एक पेन, एक कलम और एक कॉपी लेके बैठिए। बोल रहा हूं लिखते चलिए, साथ साथ में याद होता जाएगा। ठीक है, भारत को मिलाकर 25 तेल शोधन नगर हैं, 25 लगभग। दिसंबर 2017 के अनुसार इन सबको मिलाकर कुल क्षमता 247.6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की है। भारत इतना तेल रिफाइन करता है, मतलब शुद्ध करता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। बरौनी तेल शोधन नगर कहाँ पे है? बरौनी तेल शोधन नगर प्रश्न में भी है। तो ये बिहार बेगूसराय में स्थित है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की फैक्ट्री है, कंपनी है। हल्दिया तेल शोधन नगर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की ये भी है। हल्दिया कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना इसको। मथुरा तेल शोधन कारखाना इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की है, इसको भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। मतलब एक एक चीज इस तरीके से रटते हुए चले जाइए कि भूलने का नाम ना लो, सिर्फ याद ही याद हो जाए। डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन का एक कारखाना है, असम के डिगबोई में है। एस्सार रिफाइनरी, एस्सार ऑयल का है, गुजरात के वडिनार में है। एस्सार, ध्यान रखना इसको। ठीक है, एक क्योंकि अलग है, एस्सार अलग है। जामनगर तेल शोधन नगर रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में है। ठीक है, रिलायंस का है। कहाँ पे? जामनगर तेल शोधन नगर। ये भी काफी बड़े विस्तृत में है, तो इसका भी ध्यान रखना। ताती पाक तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का कारखाना है, ये आंध्र प्रदेश के ताती पाक में है। बिना तेल शोधन कारखाना भारत के और ओमान, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड का एक कारखाना है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो बरौनी जो है ये कहाँ पे है? तुम्हारा प्रश्न क्या था? बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर बिहार राज्य में। प्रश्न 17वां है,
कूपों द्वारा सिंचाई में सब अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कुछ ऐसे ऐसे सवाल होते हैं ना, ये पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में और सामने होकर भी पता नहीं चलता। ठीक है, अभी कूपों की द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो आइए पूरी सिंचाई ही देख लेते हैं भारत की। भारत में सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहर और नलकूप यही साधन है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर क्रमशः राजस्थान और पंजाब, फिर तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे आता है। इसका ध्यान रखना, ये चारों नोट बना लेना, चारों लिख लेना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर बता रहा हूं। क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सिंचित वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिंचित राज्य सबसे ज्यादा पंजाब है। पंजाब का लगभग 97% हिस्सा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि पंजाब में उतनी बारिश होती नहीं है, तो वहां ट्यूबवेल, नलकूप ही है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पे राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान सूखाग्रस्त इलाका है और महाराष्ट्र भी असिंचित क्षेत्र में आता है। देश में कुल संचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कुओं और नलकूपों का है। नहरों द्वारा देश में लगभग 32%, जबकि तालाबों द्वारा लगभग 6% सिंचाई की जाती है तथा शेष 5% क्षेत्र पर सिंचाई अन्य साधनों द्वारा की जाती है। इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? कुओं और नलकूपों का। नहरों द्वारा देश में लगभग कितनी सिंचाई की जाती है? इसका अगर प्रश्न आता है तो 32% याद रख लेना। तालाबों द्वारा, वो भी याद रख लेना। अन्न द्वारा, वो भी याद रख लेना। ठीक है, देश में नहरों द्वारा सिंचित शीर्ष राज्य में कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्रमशः जो है राजस्थान आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्रम में आंध्र प्रदेश आएगा और पंजाब राज्य चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, नहरों की द्वारा सिंचाई में, जो नहरों से सिंचाई की जाती है, इसका भी नंबरिंग पूछा जा सकता है। देश में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आंध्र प्रदेश तथा इसके बाद दक्षिण भारत में तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल आपको जो मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद पंजाब और फिर बिहार का स्थान आता है। ठीक है, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरे पे बिहार आएगा। कूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा हुआ? राजस्थान। इसका ध्यान रखना आप लोग। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं? 552.3 लाख हेक्टेयर, 652.3 लाख हेक्टेयर, 752.3 लाख हेक्टेयर, 852.3 लाख हेक्टेयर। तो 18वें प्रश्न है, आइए वन स्थिति जो वन 2021 की रिपोर्ट है, 2023 में अभी आई नहीं है, देख लेते हैं। 2019 के सर्वेक्षण की तुलना में इस वर्ष भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर 80.9 मिलियन हेक्टेयर मापा गया, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। ध्यान रखना इसका। जबकि इसमें यदि वृक्षों का आवरण को जोड़ दिया जाए तो कुल क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, 24 बढ़ मतलब इतना हो जाता है। 24.62% केवल वृक्षों का आवरण, 95,748 वर्ग किलोमीटर, अर्थात देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% वृक्ष वाला है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 की अनुसार देखते हैं। वन नीति 1988 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 33% पर जो है वन होने चाहिए। इस दिशा में 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि वहां 33% से अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो
प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन पाया जा सकता है, किसके अनुसार? 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। तो ध्यान रखना 33% भाग पर कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, चाहिए होना चाहिए। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य जो हैं, इनमें 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में शीर्ष 5 राज्यों को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहला है आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर 2.22%। तेलंगाना है 632 वर्ग किलोमीटर 3.07%। ओडिशा है 537 वर्ग किलोमीटर 1.04%। कर्नाटक है 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड जो है ये 110 किलोमीटर है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है कर लेना, लेकिन नोट कर लेना। वन रिपोर्ट से सवाल आने हैं, पक्का है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सिर्फ वही 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सबको नहीं पता होता, और वही 10 से 15 प्रश्न जो हल कर ले जाते हैं उन्हीं की मेरिट आती है। ध्यान रखना, 60,000 की वैकेंसी, 50 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, इसका भी ध्यान रखना। लेकिन भीड़ का हिस्सा आप लोग नहीं है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.09%। अब प्रश्न बन सकता है क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा वनावरण कहां पे पाया जाएगा? तो मिजोरम में, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है। तो ये चारों पांचों याद कर लेना। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जिसको बोलते हैं NAP, इसे निम्नांकित वन भूमि के वनीकरण के लिए 2000 से लागू किया गया। प्रश्न आ सकता है कब से लागू हुआ? 2000 से, ठीक है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अब यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसे किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। तो 2 प्रश्न यहां से बन गए। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के बारे में जो है ये लागू कब से? वनीकरण के लिए 2000 से लागू किया गया। तो दोनों पे प्रश्न बन सकता है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसे 2016 में लॉन्च किया गया। ये भी याद रख लेना। इसके फंड का 90% राज्यों को दिया जाना है और जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है। इसका भी ध्यान रखना। क्षतिपूरक वनीकरण कोष, ठीक है, प्रबंधन एवं योजना का अधिकार 90 और 10 का अनुपात याद रखना, ठीक है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डिजार्टिफिकेशन, इसे कब लागू किया? 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया, ठीक है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दोनों पे प्रश्न बन सकते हैं, दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, नोट कर लो, जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के नोट करना, बाकी सुनते जाना। लेकिन जब इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो सवाल यहां से आ सकते हैं। वन नीति, जनसंख्या, कुछ ऐसे चीज हैं, ठीक है। आइए आगे इसमें देखते हैं। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, ये भी एक योजना है। इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए तथा पारिस्थितिकी स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन, पानी एवं आजीविका पर वानिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहुंचाने के उद्देश्य से इसे कब शुरू किया गया? तो 2014 में शुरू किया गया। हरित भारत प्राधिकरण, ठीक है। तो भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे वन आच्छादित हैं? इसका उत्तर है 7.52 लाख हेक्टेयर, याद रख लेना। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगले पे 19वां है।
किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? भैया पानी मांग रही है धरती, किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी धरती का देश कहा जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया भी एक प्रकार का मरुस्थली ही है। मेरियाना ट्रंच किस तट के समीप स्थित है? सबसे गहरी, पहली चीज तो याद रखना, सबसे गहरी गर्त पे सवाल आता है तो मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त, इसका ध्यान रखना। विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरी महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर अर्थात 124 मील पूर्व में स्थित है। तो दो प्रश्न यहां से याद कर लेना, ठीक है। उत्तर है मेरियाना ट्रंच फिलीपींस तट के समीप स्थित है। सबसे गहराई में सबसे गहरी है, हिमालय को डाल दो उसी में, पता नहीं चलेगा कहां गया। 21वां प्रश्न है कोलंबिया का पठार किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, चिली। बढ़िया प्रश्न है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों में फैला, 3 राज्यों में फैला, जिसका क्षेत्रफल 4,62,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका ध्यान रखना। कहां कहां पे? 4 क्षेत्र अमेरिका के, ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो, ठीक है। तो कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न 22वां है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी पर है? इक्वेडोर एंडीज पर्वतमाला, अलास्का रॉकीज पर्वतमाला, तिब्बत हिमालय पर्वतमाला, नेपाल हिमालय पर्वतमाला। अर्थात नेपाल हिमालय की बात नहीं कर रहा हूं, नेपाल देश है, हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है। तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, इसको भी याद रखना। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, इक्वेडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत, यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है, ठीक है। तो ये कहां पे स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। भूलने की बात नहीं है यहां पे, भूलना भी मत। अगला प्रश्न 23वां, न्यू मुरे द्वीप कहां स्थित है? बढ़िया प्रश्न है। अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, पाक की खाड़ी में या फिर फारस की खाड़ी में? किस खाड़ी में स्थित है न्यू मुरे द्वीप? तो न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये विवादित भी है, काफी ज्यादा विवाद है, इस पे प्रश्न बन सकता है। 24वां प्रश्न, मेसेटा पठार कहां स्थित है? बढ़िया प्रश्न है। मेसेटा का पठार अथवा मेसेटा सेंट्रल दक्षिणी यूरोप के आइबेरिया प्रायद्वीप पर आंतरिक भाग में स्पेन देश में स्थित है। नोट कर लेना, स्पेन देश में एक पठार है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार के मध्य भाग में स्थित है। यह पठार लगभग 2,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, ठीक है। और 2,121 मीटर से अधिक औसत ऊंचाई वाले भूभाग भी इस पे पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई इसकी जो है वो 2100 मीटर है, 2100 मीटर। तो मेसेटा पठार कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर है स्पेन में, याद रखना इसको। हाँ, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लाई जनजाति कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार या भारत? एक प्रकार की जनजाति है लाई। कहाँ पे स्थित है? अभी हम भारत की जनजातियों पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, लेके आएंगे कल या परसों में। तो ये लाई जनजाति भारत में पाई जाती है। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान? सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार। गुड़गांव जिले में दिल्ली हवाई अड्डे से 34 किलोमीटर की दूरी पर गुड़गांव फारुखनगर रोड पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा इसमें एक विशाल जो है प्राकृतिक झील है। प्रत्येक वर्ष प्रजनन के लिए पक्षियां यहाँ आते हैं, साइबेरियाई पक्षी यहाँ आते हैं। लगभग इनकी जो प्रजातियां हैं 100 प्रजातियों से भी अधिक पक्षियां यहाँ आते हैं। प्रजनन का एक अच्छा केंद्र है, ठीक है। और यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल भी घोषित किया गया है, इसका ध्यान रखना।
27वां प्रश्न है, श्योक किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर सतलुज नदी? श्योक नदी। नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की 2-3 नदियां, मैं नदियां पूरा बताऊंगा। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और चीन, पश्चिमी तिब्बत के मध्य से बहती है। इसका ध्यान रखना, 3 देशों में है इसका विस्तार। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। इसका जो उद्गम है, इस नदी की जो लंबाई है 3610 किलोमीटर है। यहां से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच से बहती है। ठीक, इसका याद रखना। उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है, अपना जल गिराती है कहाँ? अरब सागर में। बाएं तट से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं इसकी, जास्कर, प्रश्न आ सकता है, जास्कर किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सुरु किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। सुरु, सुन नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, पंजानाद नदी। तो इन नदियों का नाम याद करना, इसमें से ज्यादा नहीं है। जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। उसके बाद एक है, क्या नाम है इसका, सुन नदी। और 2-3-4 नदियों का नाम याद कर लेना। पूछा जाता है कि किस तट से मिलती हैं, पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदी है। इससे ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं उठाया जाता। ज्यादा प्रश्न उठाया जाता है गंगा नदी, उसको भी अभी देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, वहां से भी प्रश्न उठाया जाता है। उसके बाद ये कावेरी और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। दाएं तट पर मिलने वाली इसकी जो सहायक नदियां हैं, श्योक नदी, हुनजा नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, झोब नदी। इनमें से काबुल और कुर्रम का जरूर याद रखना, ठीक है। और एक श्योक भारत में, ठीक है, श्योक नदी को जरूर याद कर लेना कि ये सिंधु की सहायक नदी है। तो प्रश्न आ सकता है, श्योक किसकी सहायक है? हुनजा नदी किसकी सहायक है? कुर्रम नदी किसकी सहायक नदी है? काबुल नदी किसकी सहायक नदी है? गोमल नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जोब नदी किसकी सहायक नदी है? तो प्रश्न कहीं से आ सकता है, आप लोग कोशिश कीजिए, याद जरूर होगा। ठीक है, सिंध नदी के किनारे जो नगर बसे हैं उनको भी देख लेते हैं। लेह किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे। स्कार्दू, दासू, बेसम, थाकोट, डेरा, इस्माइल खान, सुक्कूर और हैदराबाद। ये हैदराबाद भारत का नहीं, हैदराबाद पाकिस्तान का। ठीक है, ये किस नदी के किनारे बसे हैं? तो याद रखना, ये सिंधु नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है, डेरा इस्माइल खान किस नदी के किनारे बसा है? डेरा इस्माइल खान सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है, सिंधु का 5 नदियां हैं, ये उपनदियां, इनके नाम है वितस्था, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा एवं जिसे शतद्रु। इसमें शतद्रु जो है सबसे बड़ी उपनदी है। पुराना नाम भी पूछा जा सकता है, शतद्रु सतलुज का नाम है। ठीक है, याद रखना, शतद्रु वेदों का नाम आ रहा है। शतद्रु किसका नाम है? सतलुज का नाम है। इसी पर एक बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। ये सिंचाई एवं विद्युत परियोजना के लिए बनाया गया है। काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं ये भाखड़ा नांगल बांध वाली योजना। ठीक है, इसकी वजह से पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में सिंचाई और विद्युत वगैरह वगैरह मिलते हैं। ऋग्वेद में कई नदियों का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक का नाम है सिंधु। ठीक है, ऋग्वेद में सिंधु को वर्तमान सिंधु नदी ही माना जाता है। यह अपने जो इसका पाठ है उसमें इसका जो वर्णन है 176 बार, और बहुवचन में इसका जो वर्णन आया है 94 बार। सबसे अधिक बार इसी नदी का वर्णन आया। सामान्य अर्थ में इसका जो उपयोग हुआ है, सबसे ज्यादा सिंधु नदी का ही उपयोग किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये भी याद रखना इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत। तो श्योक किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। 28वां प्रश्न, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंध की, सतलज की, गंगा की या ब्रह्मपुत्र की? तो ध्यान रखना, कुछ नदियां ऐसी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे गंगा की अप्रत्यक्ष रूप से
सहायक नदी पूछ ले जो यमुना की सहायक है। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति महत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह गंगोत्री से गोमुख ग्लेशियर के पास 3900 मीटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। यहाँ पर भागीरथी के नाम से इसे जाना जाता है। किस नदी को? गंगा नदी को। अभी गंगा नहीं बन रही है, आज मैं गंगा नदी कैसे बनती है वो भी बता दूंगा इसी में, कैसे कैसे गंगा आगे चल के गंगा नदी बनती है। गंगा नदी जब निकलती है तो वो गंगा नहीं, वो भागीरथी निकलती है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और फिर उसके बाद यह गंगा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अलकनंदा का स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर एक हिमानी है, सतोपंथ हिमानी। ठीक है, वहीं से निकलती है अलकनंदा। ये दो धाराओं में निकलती है, दोनों मिलती हैं, फिर गंगा जानी जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। देवप्रयाग पहुंच गए हम लोग सफर में। अब धीरे धीरे चलते चलते कर्णप्रयाग जाएंगे, फिर प्रयागराज इलाहाबाद तक पहुंच के सीधा जाएंगे वहां। अलकनंदा जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलते हैं, इनका मिलान होता है, वहां पे इनका संगम होता है। कौन कौन सी नदी का? तो ये भी प्रश्न बन सकता है, याद रख लेना। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियों जैसे पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी या काली गंगा जिसे कहते हैं रुद्रप्रयाग में मिलती है, इसका संगम होता है। गंगा हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश कर जाती है। जब तराई क्षेत्र को पार करती है, हरिद्वार पहुंचती है, हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में पहुंच जाती है। हरिद्वार के बाद फिर थोड़ी दूर से आके यूपी लगने लगता है। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ मिलती है एक डिटेल्स में देख लेते हैं, इसको याद कर लेना। देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा, प्लस का मतलब संगम। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडारी अलकनंदा, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा प्लस अलकनंदा। अगर गंगा जी पे प्रश्न आता है तो अगर प्रश्न बनता है तो यही से बनेगा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। मंदाकिनी या अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। पिंडारी या अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। धौली गंगा या अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो विष्णु प्रयाग में। लेकिन यहाँ से प्रश्न अभी तक हमें मिला नहीं है। हो सकता है कि परीक्षार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है, बन सकता है प्रश्न कहीं से बन सकता है, क्योंकि 50 लाख। लेकिन ये भीड़ है, डरना मत मेरे दोस्त, इस भीड़ से डरना वरना मत। इस नदी की जो लंबाई है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर की है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1450 किलोमीटर ये अपना सफर तय करते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर चलने के बाद ये स्वयं बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, समुद्र से मिल जाती है। अब उत्तर प्रदेश में प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है, प्रश्न यहां से आता है। ठीक है, तो याद रखना बिजनौर के पास से ये प्रवेश करती है और ये बिहार के पास बलिया से ये बाहर निकल जाती है। अब इसके बीच में कितनी नदियां मिल रही हैं, प्रश्न यहां से आता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों से प्रश्न आता है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। ये लंबाई कितनी है टोटल? 2525। हाँ, उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर याद रखना कि उत्तर प्रदेश में गंगा जी का जो गंगा कितनी दूरी चलती हैं या कितनी दूर का सफर तय करती हैं, तो 1450 किलोमीटर, इसको याद रख लेना। ठीक है, 1450 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है गंगा। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। किस जिले से किस जिले तक, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो याद रख लेना, इसको नोट कर लेना। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, काफी ज्यादा नदियां। अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में खुद को सागर द्वीप में जाके मिल जाती है। तो बहुत सारी नदियां, छोटी बड़ी। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को नाम लिख लेना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है,
इसके बाद यमुना, अभी देखते हैं पूरा बताते हैं। यमुना इसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा के पश्चिमी भाग और सबसे लंबे समय तक की सहायक नदी के रूप में यमुना नदी का स्रोत जो है वो बंदर पुछिमानी, जो 6316 मीटर की ऊंचाई पर के पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, इसके दाहिने किनारे पर जो नदियां मिलती हैं वो प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियां हैं, जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां हैं। ये चंबल, सिंध, बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन गंगा की अप्रत्यक्ष रूप से सहायक नदियां हैं। प्रश्न उठ सकता है, याद रखना। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार के पास एक स्थान है, महू के पास से निकलती हैं, और यह उत्तर की ओर कोटा, राजस्थान एक वटकंठ के माध्यम से बहती हुई, जहां गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर की ओर नीचे की तरफ बहते हुए अंत में यमुना नदी से आके मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दामोदर छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हाशिए पर, ठीक है, अधिकार करके एक दरार घाटी के माध्यम से बहती हुई अंत में हुगली में मिल जाती है। गंगा को बंगाल में हुगली कहा जाता है। महानंदा गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दार्जिलिंग हिल से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के अंतिम बाएं किनारे पर सहायक नदी के रूप में मिलती है। कौन सी नदी? महानंदा नदी। तो थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। सोन जो है, सोन का तुम्हारा प्रश्न भी है। सोन गंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिणी किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है, यमुना के बाद की। ठीक है, तो सोन को भी याद रख लेना। अब सोन की कुछ सहायक नदियां होंगी, सोन भी ऐसे नहीं बनती, पठारी नदी है तो कैसे होगा, तो बताएंगे जब भारत भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, शारदा यह सरयू नदी नेपाल हिमालय के मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जहां ये गोरी गंगा के रूप में जानी जाती है। भारत नेपाल सीमा पर यह काली गंगा और चौक कहा जाता है इसको। ठीक है, जहां यह घाघरा में जाके मिल जाती है। रामगंगा अपेक्षाकृत एक छोटी नदी है, जो गरसैड़ के पास गढ़वाल पहाड़ियों से बहती है। शिवालिक पार करने के बाद ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अपने जलमार्ग में परिवर्तन लाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के पास के मैदान में प्रवेश करती है। अंत में यह कन्नौज के पास जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी को अपना जल समर्पण कर देती है। ठीक है, कौन सी नदी? तो राम गंगा नदी, इसको भी याद रख लेना। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहां इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय पार करने के बाद यह पश्चिम से पुत्र कोसी और पूर्व से तुमुर कोसी से जुड़ जाती है। ठीक है, ये दो नदियां हैं। ये नदी अरुण नदी के साथ एकजुट होने के बाद सप्त कोसी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, घाघरा मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। अपनी सहायक नदियों टीला, सेती और बेरी का पानी इकट्ठा करने के बाद यह पहाड़ से बाहर आकर सिसपन पर एक गहरी खाई में काटती है। शारदा नदी पहले मैदान में मिलती है और अंततः छपरा के पास गंगा नदी से आके मिल जाती है। इसी को काली या काली गंगा भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, बराकर एक नदी है। बराकर जो दामोदर की सहायक नदी है और गंगा की अप्रत्यक्ष सहायक नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदी, कभी इसको बंगाल का दुख भी कहा जाता है, पर अब दामोदर घाटी दाम परियोजना एक बनाई गई है निगम द्वारा, एक बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित कर दिया गया। अब यहाँ बाढ़ की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। बराकर नदी जो थी वो बंगाल की शोक भी कही जाती थी, याद रखना इसको, लेकिन अब नहीं कही जाती। ठीक है, ये दामोदर की सहायक है, ये गंगा की अप्रत्यक्ष रूप से सहायक नदी है, जाके गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसको याद रख लेना, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये था हमारा 28वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हम 29वें प्रश्न पे चलेंगे। तो
ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। कहां पे? भारत, बांग्लादेश, तिब्बत या इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से कहां जाना जाता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। ठीक है, ये उसका नाम है चुंगमा युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, जहां से निकलती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, जब वो दक्षिण में मुड़ती है तो वहां एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं दिहांग गार्ज से ही प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटती है, गहरे महाखंड का निर्माण करती है जिसे गार्ज बोलते हैं, उसका नाम है दिहांग गार्ज। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो सहायक नदियां दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में राज्य में समतल घाटी में बहती है। ठीक है, असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में एक रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी का मतलब इधर से शिलांग पठार और आगे से हिमालय। ठीक है, तो उसके बीच में जो है उसे बोलते हैं रैंप घाटी। रैंप घाटी में बहती है मतलब एक सकरा हो जाता है क्षेत्र, वहां गड्ढा भी मतलब गहराई ज्यादा हो जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में सबसे बड़ा एक है माजुली द्वीप, जो विश्व प्रसिद्ध है कि सबसे बड़ा माजुली द्वीप कहां पे? ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। ठीक है, याद रखना इसको। सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आपका प्रश्न भी है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहां जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें गंगा मिलेगी और दो तीन नदियां। बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा नदी जब इससे मिलती है दोनों की संयुक्त धारा पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और पद्मा मिलकर के पद्मा बनती है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिल जाती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो मेघना नदी कहते हैं। मेघना नदी की धारा ही बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस बात को याद रखना, इतनी इतनी नदियां हैं। यहाँ पे सारी सहायक नदियां भी आपको लगभग मिल गई। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं, इस प्रकार है। दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबानश्री, जिया भरेली, पगला दिया, मानस, तीस्ता, पिथुमारी और संकोस, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो नोट कर लेना, प्रश्न आ सकता है भूल चूक से, परमानेंटली प्रश्न यहां से नहीं बनता। हाँ, दिबांग के बारे में प्रश्न बनता है, दिबांग किसकी सहायक नदी है, कहां पे मिलती है? ठीक है, तो दिबांग को याद रखना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये 30वां प्रश्न था ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मानस नदी भूटान से निकलती है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र से नदी से मिल जाती है, एक नदी मानस भी है। सुबानश्री एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। यह नदी तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। ये भी प्रश्न आ सकता है, सुबानश्री कैसी नदी है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले भी थी, हिमालय के उत्थान के पहले भी थी। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, संकोसी नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। कौन सी नदी? संकोसी नदी। तो ज्यादा प्रश्न यहाँ वहां से नहीं आता। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से कहा जाना जाता है, इसको याद रख लेना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद 31वां प्रश्न, किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये थे जर्मनी भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल, 1844 से 1904।
हम्बोल्ट और रिटर के बाद आधुनिक युग के तीसरे प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हुए थे ये फ्रेडरिक रेटजल साहब थे। तो रेटजल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल अध्ययन में मानव को अस्थायी और महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में अग्रणीय कार्य किया। तो नाम क्या है इनका? फ्रेडरिक रेटजल। इन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए रेटजल को मानव भूगोल का जनक, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेडरिक रेटजल। ऑप्शन तो नहीं दिया था ना? हाँ, ऑप्शन नहीं था। 32वां प्रश्न, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावार की खान कहाँ स्थित है? जवारा की खान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? 32वां प्रश्न है, जवारा खान इंपॉर्टेंट है। जवारा की खान विश्व की सबसे पुरानी जस्ता की खानों में से एक है। ठीक है, यह खाने अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है, इसको भी ध्यान रखना। मुख्यतः दो खनिज जिंक ब्लेंड और तथा गैलेना यहाँ पे मिलते हैं। ये खनिज रेतमय डोलोमाइट में प्राप्त होता है। निक्षेप मुख्यतः विदर पूर्ण प्रकार के हैं तथा शिलाओं के साहचर में हाइलाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खान किस राज्य में है? तो बता सकते हैं आप लोग? उदयपुर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान राज्य इसका सही उत्तर होगा। जिला पूछता तो उदयपुर। ठीक है, तो दोस्तों हमारी क्लास आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचाना जो हमारे गरीब दोस्त हैं, जिनसे जो वर्दी पहन करके एक बार मुझे बोल देंगे आके, सर मैंने आपकी क्लास देखी, मुझे ये परिणाम प्राप्त हुआ, मैं उसी से गदगद हो जाऊंगा। आप लोगों का लाइक